हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस, यानी कर विवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अगले जो मेन टॉपिक है हमारा कर विवर्तन का सिद्धांत, उसको डिस्कस करें, उससे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स को एक बार रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। टैक्स, कर, हम सभी जानते हैं कर क्या है। एक आवश्यक भुगतान है, एक कंपल्सरी पेमेंट है जो लोगों द्वारा सरकार को की जाती है। हम सरकार को ये पेमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देती हैं, जैसे कि डिफेंस की सर्विसेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, या प्रशासनिक सुविधाएं हैं। तो उन सभी को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, जिनके लिए सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, जिसके लिए सरकार क्या करती है? पब्लिक पर टैक्स लगाती है। तो टैक्स एक आवश्यक भुगतान है और ये एक लीगल आप कह सकते हैं, एक तरह से कानूनी बाध्यता है। हर किसी को कानून के तहत ही ये जो टैक्स है इसका भुगतान सरकार को करना होता है। अब जब अच्छे से हम जानते हैं, जब टैक्स लगता है तो टैक्स लगने के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई होती है? टैक्स लगने के साथ ही जुड़ा हुआ होता है सेक्रीफाइस, यानी कि जब एक पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का टैक्स क्यों ना हो, तो उसे क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। वो अपने कंजप्शन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि उसकी जो प्रयोज्य आय है, वो कम हो जाती है। तो जब उसके पास प्रयोज्य आय कम होगी तो वो कम उपभोग कर पाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस उसके साथ जुड़ा होता है, और इसी सेक्रीफाइस को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो असुविधा के रूप में हो, चाहे वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको किसी तरीके से कंट्रोल करने या कम करने से संबंधित हो, कंजप्शन को रिड्यूस करने से संबंधित हो, वो सभी चीज़ क्या कहलाती है? इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स बर्डन, यानी कि कर का भार। ठीक है, अब ये जो कर का भार है, ये क्या है कि देखिए, टैक्स के साथ क्या चीज़ जुड़ी होती है कि एक तो जो टैक्स है उसको कोई एक पर्सन तो वो होता है जो डायरेक्टली लायबल होता है उसको पे करने के लिए, डायरेक्टली लायबल टू पे टैक्स। किसी एक पर्सन जिसके ऊपर वो टैक्स लगा है, उसकी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी बनती है उस टैक्स को भुगतान करने की। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कि उस टैक्स का भार किस पर पड़ेगा, कि वो इसी पर्सन पर पड़ेगा जो कि उसको पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, या वो किसी और के ऊपर पड़ेगा। यही हमारे इस आज के जो टॉपिक है उसका मेन इशू रहने वाला है। तो अब जो टैक्स बर्डन है, हमने बात की ही, या तो ये हो सकता है कि बियर बाय द पर्सन हिमसेल्फ, या तो पर्सन जो है वो खुद ही उसको सहन करेगा जिसके ऊपर के वो लगा है, मतलब जो डायरेक्टली उसको पे करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी बनती है, या तो उसके बर्डन को, यानी जो सेक्रीफाइस है वो भी उसी को ही करना होगा, उसका बर्डन भी उसी पर होगा, या वो क्या कर सकता है? इस बर्डन को क्या कर सकता है? शिफ्ट कर सकता है किसी और के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या चीज़ आई? तीन चीज़ें उभर कर आती हैं जब हम टैक्स बर्डन की बात करते हैं, तो तीन चीज़ें उभर करके आती हैं। एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? इट इज इमीडिएट बर्डन। ठीक है, ये होता है इमीडिएट, उसी समय जब ये टैक्स लग रहा है उसी समय उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी कि जो इम्पैक्ट होता है ये किसके ऊपर होता है? फ्रॉम whom द टैक्स विल बी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये है फ्रॉम whom टैक्स विल बी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किससे रिसीव करेगी? तो जो इम्पैक्ट होता है वो उस पर्सन पर होता है जो इमीडिएटली, मतलब जहाँ से गवर्नमेंट ने रिसीव करना है, तो वो है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी इमीडिएट बर्डन किसके ऊपर है? टैक्स का। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स को हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स है वो फाइनल बर्डन कौन बियर करने वाला है टैक्स का, हु विल बियर द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, कि जिसके ऊपर लगा इम्पैक्ट, तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो किस पर है, जो डायरेक्टली लायबल है उस टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। बट अगर वो उसके बर्डन को शिफ्ट करने में सक्सेस हो जाता है, अगर तो वो खुद सहन करता है तो फिर तो इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम जगह पर हुआ, बट अगर वो उसको क्या करता है, शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो फाइनल बर्डन कहाँ पर है टैक्स का। ये जो फाइनल बर्डन है, इट मे बी ऑन द सेम पर्सन, कि इम्पैक्ट भी उसी के ऊपर है, पे भी उसी ने करना है सरकार को, और जो त्याग होगा, उसका जो बर्डन होगा, फाइनल बर्डन है, वो भी उसी पर्सन के ऊपर होने वाला है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, फाइनली उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाला है। हम सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनली उस टैक्स का असर किसके उपभोग पर, प्रोडक्शन पर, किस चीज़ पर पड़ने वाला है, वो होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तीसरी चीज़ आ जाती है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, कि जो कर है उसको, उसका शिफ्ट करना। तो इस प्रोसेस के अंदर ही जब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दो डिफरेंट पर्सन के ऊपर होता है, कि टैक्स लग तो किसी और पर रहा है, यानी जो रिसीव जिससे गवर्नमेंट करेगी वो तो कोई और पर्सन है, लेकिन उसने वो क्या कर दिया, किसी दूसरे के ऊपर टाल दिया टैक्स। तो इस प्रोसेस के बीच में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि जो इम्पैक्ट ऑन वन पर्सन एंड इंसिडेंस ऑन अदर पर्सन, मतलब कि इंसिडेंस किसी और की, जब इम्पैक्ट टैक्स का किसी और के ऊपर होता है और इंसिडेंस यानी उसका अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो किसी और के ऊपर पड़ने वाला होता है, तो उस बीच में, उस प्रक्रिया के बीच में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन सामने आती है टैक्स के बारे में, एक हम ये कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेम पर्सन के ऊपर होते हैं, ठीक है, यानी कि उसी पर्सन पर टैक्स लगा है, गवर्नमेंट उसी से वसूल करेगी, और उसका जो फाइनल बर्डन है वो भी उसी पर्सन पर है। जैसे कि इनकम टैक्स, जिस पर्सन की इनकम पर लगा है उस पर्सन को ही, उसका जो अल्टीमेट बर्डन है उसी पर्सन को ही सहन करना पड़ेगा, वो उसे किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकता है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जब इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन सेम पर्सन, दैट टाइप ऑफ टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेस। बट अगर इम्पैक्ट किसी और पर है और इंसिडेंस किसी और पर है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन one person and the incidents on another person, then it will be an indirect tax, जैसे कि जीएसटी, ठीक है। जीएसटी मान लीजिए, जीएसटी लगा तो किसके ऊपर, सेलर के ऊपर, ठीक है, बट सेलर ने क्या किया, राइज इन प्राइस, कीमत बढ़ा दी, और उसको किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, किसके ऊपर, बायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो इम्पैक्ट है वो तो किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर है टैक्स का, बट जो इंसिडेंस है टैक्स का वो किसके ऊपर है, वो बायर के ऊपर है। तो अलग अलग पर्सन के ऊपर क्या हो गया, इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक को करते हैं कि कैसे अब ये जो बर्डन है टैक्स का वो कैसे शेयर होगा। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस, ठीक है। अब ये जो थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस है, इसमें हमें करना क्या है, ठीक है, क्या चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस से मतलब क्या होता है कि जो टैक्स का बर्डन है, ये कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बायर के ऊपर या सारा का सारा सेलर के ऊपर हो सकता है, ये शेयर भी हो सकता है, सारा बायर पे भी हो सकता है, सारा सेलर पर भी हो सकता है, और
पार्टली भी हो सकता है, पार्शली। कुछ अब जो सेलर है वो खुद अपने आप उसको बियर कर रहा है और कुछ उसने क्या किया, बायर के ऊपर डाल दिया। यानी विक्रेता कुछ तो खुद सहन कर लेता है और कुछ किसके ऊपर डाल देता है, क्रेता के ऊपर डाल देता है। तो ये है टैक्स बर्डन, कि टैक्स बर्डन को कैसे शेयर किया जाएगा, तो या शिफ्ट कैसे किया जाएगा टैक्स बर्डन को। तो जो थ्योरी ऑफ इंसिडेंस है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस टैक्स शिफ्टिंग को या टैक्स इंसिडेंस को इफेक्ट करते हैं, वो है सबसे पहला तो क्या है, नेचर ऑफ टैक्स है। नेचर ऑफ टैक्स है, ठीक है। अब जो नेचर ऑफ टैक्स है, इससे हमारा मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहे, वो तो हम जान गए कि ये वाला जो सिचुएशन है ये पॉसिबल ही सिर्फ किस में है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस में तो हम इंसिडेंस की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम ही पर्सन पर होता है। तो अब जो नेचर ऑफ टैक्स है, उससे हमारा मतलब क्या है कि जो टैक्स है वो पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, या फिर वो पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जो टैक्स है या जो भी उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, कि मान लीजिए उसने लाइसेंस है, फैक्ट्री है उसकी, पर्सन की उत्पादक है, तो लाइसेंस की फीस है या उसके ऊपर कोई टैक्स है, तो वो फिक्स कॉस्ट है। तो जनरली ये होता है कि जो अगर जो टैक्स है वो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा होता है, तो उसे जो सेलर है वो खुद ही उसके बर्डन को सहन कर लेता है। और अगर वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होता है तो वो उसको क्या कर देता है, बायर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो ये तो एक मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरव्यू है कि ये वाला वो खुद सहन कर लेता है जनरली, और इसको क्या कर देता है, बायर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, शिफ्ट कर देता है। पर इसमें भी कैसे ये डिसाइड होगा कि कितना किस पर जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ आ जाती है फिर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के ऊपर डिपेंड करता है कि टैक्स का बर्डन कितना किसके ऊपर जाने वाला है। तीसरी जो चीज़ है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। मांग और पूर्ति की लोच के ऊपर डिपेंड करता है कि टैक्स का बर्डन कौन कितना कितना सहन करेगा। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे इफेक्ट करती है इंसिडेंस ऑफ टैक्स को, ठीक है। इसको हम, ये जो कंसेप्ट है जहां डिमांड और सप्लाई का हम इफेक्ट देखते हैं टैक्स इंसिडेंस के ऊपर, इसे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस भी कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस, ऐसा भी इसे कहा जाता है। तो हम पहले एक जनरल व्यू देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है इसका। तो उसे हम एक डायग्राम से स्टडी करेंगे, और डायग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे क्वांटिटी को, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस एंड टैक्स। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ये जो है ये डिमांड कर्व है, हम लगभग इसे ले रहे हैं कि यूनिटरी इलास्टिक होगा मे बी, पर कम ज़्यादा कितना भी हो वो देखेंगे हम किस तरह से इफ़ेक्ट कैसा आएगा। और ये है एसएस सप्लाई का। अभी हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है इलास्टिसिटी के बारे में, अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि कैसे शेयर होना है, टैक्स के बर्डन को कैसे शेयर किया जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ई, ये कीमत हो गई ओपी, और इस ओपी कीमत पर ओ क्यू क्वांटिटी जो है वो सेल की जा रही है, बेची जा रही है। अब ये जो सिचुएशन है ये है बिफोर टैक्स की, मतलब अभी तक कोई भी टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सरकार टैक्स लगा देती है,
अब हम जब कभी भी हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो हमेशा ही आपने सुना होगा हम बात करते हैं अदर थिंग बीइंग द सेम, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन रहती ही है। तो अब हम जब टैक्स की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, अदर थिंग बीइंग द सेम। तो अदर थिंग बीइंग द सेम, इस सिचुएशन में अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, सप्लाई पर, और सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो कहाँ शिफ्ट करती है, हम सभी अच्छे से जानते हैं कहाँ शिफ्ट कर जाती है, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाती है। तो किस पॉइंट पर आ गए, अब न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, सपोज कीजिए कि नई सप्लाई कर्व के साथ, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे लेकर के आएंगे तो ये आ गई क्वांटिटी Q1 और नया प्राइस क्या आ गया, P1, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि टैक्स बर्डन कितना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ओवरऑल टैक्स बर्डन देख लेते हैं कितना है। ये पॉइंट K है और ये जब नीचे आते हुए पहले वाली इनिशियल सप्लाई कर्व को जहाँ पर कट करता है उसका नाम हम रख लेते हैं L, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो गई, होल टैक्स बर्डन कितना है, होल टैक्स बर्डन कितना है, KL, ये क्या है, टोटल टैक्स बर्डन है, ठीक है। अब इस टोटल टैक्स बर्डन के अंदर आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है बीच में जहाँ पर ये प्राइस वाले और क्वांटिटी वाली लाइन मिल रही है, इसका नाम हम रख देते हैं R, ठीक है। अब आप देखिए कि इस पूरे के पूरे KL टैक्स बर्डन में क्या हुआ है, जो RK वाला पार्ट है ये क्या हुआ है, कीमत पहले से इंक्रीज हुई है, प्राइस पहले से इंक्रीज हुआ। इट मीन्स जो KR है, टैक्स बर्डन का KR पार्ट है, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया बायर के ऊपर, क्रेता के ऊपर, कीमत में वृद्धि के रूप में। तो हम क्या कह सकते हैं, जो KR है ये क्या है, टैक्स बर्डन ऑन बायर, टैक्स बर्डन ऑन बायर, ठीक है। और RL, ठीक है, ये क्या है, ये किस वजह से है, क्योंकि क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। तो RL क्या है, टैक्स बर्डन ऑन सेलर, ठीक है। तो क्या हुआ है कि पूरे टैक्स बर्डन में से इतना पार्ट किसने सहन किया, टैक्स बर्डन का करके भार का, बायर ने, और इतना सेलर ने खुद ने। तो इस तरीके से जो टैक्स का बर्डन है वो उसकी शेयरिंग होती है। अब हमें देखना है कि इलास्टिसिटी में चेंज होने पर, अभी तो हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी, अब हम एक स्पेसिफिकेशन देते हैं कि अगर ये होता बाय चांस, अगर इसकी इलास्टिसिटी 1 होती, यानी ये यूनिटरी इलास्टिक होता, तो उसका क्या इफेक्ट होना था कि ये जो KR है और RL है ये दोनों क्या हो जाने थे, बराबर हो जाने थे इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर मांग की लोच इकाई है तो उस सिचुएशन में जो KR है और RL है वो दोनों क्या हो जाने थे, बराबर हो जाने थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इलास्टिसिटी इंक्रीज हो, अगर मान लीजिए मोर देन 1 हो जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, यानी कि हम केस ले लेते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अगर इकाई से अधिक लोचदार होती है तो, ठीक है। अब उसको भी हम कैसे करेंगे, डायग्राम से ही करेंगे एक। और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या ली है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर क्या है, प्राइस है और टैक्स है, ठीक है। अब हमने जो डिमांड कर्व है उसे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक लेना है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व को कैसा बनाएंगे, फ्लैटर,
ठीक है, क्योंकि जो स्लोप है और जो इलास्टिसिटी है उसमें कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो स्लोप जितनी कम होगी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ज़्यादा फ्लैट बना लेते हैं। तो ये क्या आ गया, dt डिमांड कर्व आ गया, ठीक है। और सप्लाई कर्व के बारे में कुछ भी नहीं स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि हमने अपने केस में क्या लिया है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो मान लीजिए ये कितना, ये है हमारी SS सप्लाई कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, ये क्या है, प्राइस, और इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बेची जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है, वही सेम चीज़ हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए क्या हो जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। ये बिफोर टैक्स की सिचुएशन है। अब टैक्स लगेगी तो अदर थिंग बीइंग द सेम क्या हो जाएगा, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। क्या हो गया, S1, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट K आ गया। इस पॉइंट को हम नीचे लेकर के आए तो ये क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई Q1 जो पहले से रिड्यूस हो चुकी है। इसका नाम हमने रख दिया L, और यहाँ से जब हम यहाँ लेकर के आए तो हमारे पास क्या आ गया, प्राइस आ गया P1, ठीक है। और यहाँ जहाँ प्राइस और क्वांटिटी की लाइंस कट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम हमने रखा R, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो KL है वो क्या है, हमारा टोटल टैक्स बर्डन, ठीक है। अब इसमें से KR कहाँ चला गया, प्राइस राइज की फॉर्म में कहाँ चला गया, KR क्या है, बर्डन ऑन बायर, ये कहाँ चला गया, क्रेता के ऊपर चला गया। और RL सेलर ने खुद सहन किया, क्वांटिटी भी तो रिड्यूस हुई है। तो RL क्या है, बर्डन ऑन सेलर, ठीक है। अब हम इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि जो KR है इट इज लेस देन RL, KR RL से कम है, यानी कि जो बायर के ऊपर बर्डन है वो कम है और सेलर ने खुद ज़्यादा बर्डन सहन किया है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ज़्यादा इलास्टिक थी डिमांड। और जब डिमांड मोर इलास्टिक होती है, ज़्यादा लोचदार होती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में सेलर अच्छे से जानता है कि अगर वो कीमत को ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी कि ज़्यादा टैक्स को बायर के ऊपर टालने की कोशिश करेगा, शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से उसे लॉस होंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा टैक्स बर्डन खुद सहन करता है और कम टैक्स बर्डन किसके ऊपर डालता है, बायर के ऊपर डालता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या इफेक्ट रहता है। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।